हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आप सभी कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं और अपनों के पास हैं, अपनों के साथ हैं। माफी चाहूंगी दोस्तों, सुप्रभात नहीं वेरी गुड आफ्टरनून यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर से शुरुआत होगी, एक बार फिर से 2 बजे वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी शगुन मैम। आशा करती हूं दोस्तों बढ़िया तरीके से होली की तैयारी में भी लगे पड़े हो और उतनी ही गर्मजोशी के साथ अपकमिंग एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशंस हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट है डिक्लेयर होना, किसी एग्जाम की एग्जाम डेट डिक्लेयर होनी है, तो इन सारी चीजों के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो दोस्तों और बढ़िया तरीके से तैयारी को धार दे रहे हो। मैंने हमेशा से ही कहा है कि अपने अंदर वो सकारात्मकता हमेशा बनाए रखिए जो आपको हमेशा हर चीज से लड़ने के लिए, हर प्रकार की परेशानी से लड़ने के लिए मन की शक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ने पढ़ाने के सफर को, सीखने सिखाने के सफर को जारी रखते हैं। एक बार बढ़िया तरीके से सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तो मोस्ट वेलकम यू ऑल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को पता चल चुका है क्या कि वो सारे बच्चे जो कि एक बढ़िया कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए टेस्टवाले.com के नाम से वेबसाइट है, आप इस पे भी विजिट कर सकते हो, वरना टेस्ट वाले के नाम से ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए for the, you can say, the quality content for the practice and for the test, daily test, quizzes and the current affair too। और इसके अलावा मैं बता दूं वो सारे बच्चे जो इतने दिन से लगातार इधर की क्लासेस में पूछ रहे थे कि यूपी बीएड 2022 का क्या प्लान है मैम, तो यूपी बीएड 2022 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप जाएं और एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पे कल से ही शुरू हुई है, आज ज्यादातर लोगों की दूसरी क्लास होगी। तो दोस्तों बढ़िया शानदार क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट आज भी साइंस के ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूं जो कि मुझे लगता है आप सभी को पता होना चाहिए। चलो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरीके से दे दो सारे के सारे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से बताया है, सारे के सारे बहुत अच्छे से आंसर देंगे। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। भले ही आप थोड़ा सा समय ले लीजिए लेकिन एक दूसरे का आंसर कॉपी पेस्ट मत करिए। ऑप्शंस दे रखे हैं क्या, यकृत या जिसको हम लिवर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत करता है, या जिसको वृक्क बोलते हैं किडनी करती है, फेफड़े करते हैं या जिसको हम लंग्स के नाम से जानते हैं, या प्लीहा करती है। ये कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा मैंने जब आपको मेन टॉप फंक्शंस डिस्कस किए थे आप सभी के साथ, किसका, लिवर का, तो मैंने आपको बताया था कि लिवर या जिसको हम बोल देते हैं यकृत, ठीक है, जिसे कभी कभी जिगर के नाम से भी दे देता है, याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। एक अगर मेन कार्य इसका देखा जाए तो एक कार्य तो इसका यह है कि ये पित्त का बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, याद रखिएगा, ये पित्त रस का श्रावण करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा क्या कि हमारे शरीर में कौन, विच ऑर्गन हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन क्या कर देता है, हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा जो इंसुलिन होता है ना, वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में शर्करा का संचय कर देता है। लेकिन याद रखिएगा जरूरत पड़ने पर कि शरीर में शुगर की कमी हो रही है तो यही लिवर उठा के उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है। तो याद रखिएगा द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, दिस इज ऑल्सो द टॉप मोस्ट फंक्शन, मुख्य कार्यों में काउंट होता है किसका, लिवर के। लिवर क्या करता है, भोजन में वसा का पायसीकरण करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट इज द फंक्शन ऑफ, याद रखिए, लिवर, ये वसा का पायसीकरण करता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लिवर के बारे में याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन का भी संचय करता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कहां संचय रहते हैं, याद रखिए, वसा में घुलनशील विटामिन का संचय हमारे शरीर में यकृत में होता है। एक सबसे भारी आंतरिक अंग के रूप में भी इसको जाना जाता है। टेबल शुगर, यहां पर इज हटा दो, आप पढ़ो। टेबल शुगर इज काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड, बताओ क्या पूछ रहा है, टेबल शुगर एक प्रकार की, मतलब कहने का ये, हिंदी में सुनो, हिंदी में क्या मतलब होगा, हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि दैनिक जीवन में जो शर्करा हम खाते हैं वो इनमें से किस प्रकार की शर्करा है। दैनिक जीवन में जो हम किचन में मम्मी चाय बनाने के लिए शक्कर यूज करती हैं, आप ऐसे समझिए,
या हम लोग जो दैनिक जीवन में शक्कर का प्रयोग करते हैं वो कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज शर्करा, हिंदी में भी इसके नाम कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। फ्रक्टोज शर्करा होगी, सुक्रोज शर्करा होगी, गैलेक्टोज शर्करा होगी। गैलेक्टोज कौन सी शर्करा होती है? या फिर जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। बढ़िया तरीके से आंसर दोगे। एक बार रीड करिए क्वेश्चन को, और थोड़ा सा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फिर ट्राई करिए, और अन्यथा अगर पुराने हैं तो फिर बढ़िया से रीड क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आंसर दीजिएगा। तो इनमें से कौन सी शर्करा दैनिक जीवन से संबंधित है? याद रखिएगा, सुक्रोज इज द राइट आंसर। हम लोग टेबल शुगर के रूप में सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेबल शुगर के रूप में सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शर्कराओं के रूप में आपका किसका प्रश्न बनता है? याद रखना, फ्रक्टोज। ऐसे पूछी जाएगी, कौन सी शर्करा सबसे मीठी शर्करा है? तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कौन सी शर्करा शहद में पाई जाती है? कौन सी शर्करा फलों के रस में पाई जाती है? तो फलों के रस में प्राप्त शर्करा कौन सी होगी? फ्रक्टोज होगी। अन्य ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ग्लूकोज। कैसे पूछा जाता है? मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, मानव रक्त में, मानव शरीर में, तो याद रखना, मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त, सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा या मात्रा में प्राप्त शर्करा है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में रहता है? तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान वो ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड में टूटता है, लेकिन उसका संचय किस रूप में कर दिया जाता है? इंसुलिन जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है वो इस ग्लूकोज को उठा के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, ये जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग विद यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है? बढ़िया तरीके से आंसर देंगे सारे के सारे। इनमें से कौन एक रेशेदार प्रोटीन होगा? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन या फाइब्रोनोजिन? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन या फाइब्रोनोजिन? हम सभी को पता है हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला वो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा ये क्या करता है? इसी की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। एल्ब्यूमिन और फाइब्रोनोजिन ये रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ये रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिनमें से एल्ब्यूमिन का क्वेश्चन ज्यादातर आपने फेस किया होगा क्या कि मानव मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, ज्यादातर किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है, तो फिर एल्ब्यूमिन निकलने लग जाता है यूरिन के साथ। यूरिन के साथ यूरिया आना, जल आना, क्रेटिनिन की मात्रा आना, ये एक नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन एल्ब्यूमिन अगर आ रहा है तो सिम्टम्स क्या होते हैं मैं तुम्हें बताती हूं। कैसे पता चले मैम कि हमारी यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन आ रहा है? यूरिन का कलर आपका हल्का रेडिश हो जाएगा। जैसे तुम आजकल बहुत सारी दवाएं खा रहे हो, किसी दिन आप बहुत सारी दवाएं खाओ या आपको बुखार हो जाए आप, तो यूरिन का कलर कैसा होता है? एक होता है येलो, नॉर्मल येलो, एक होता है डार्क येलो जो रेडिश की ओर इशारा कर रहा होता है। तो अगर ऐसा कलर आ रहा है, कम कम टॉयलेट हो रहा है, बार बार जा रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, देन आपको एक बार चेकअप की जरूरत है। एल्ब्यूमिन तो नहीं निकल रहा। एल्ब्यूमिन निकल रहा होता है तो आपके जो शरीर के जोड़ होते हैं, जैसे कि एड़ी वाला जो जोड़ है, ज्यादातर घुटने वाला जो जोड़ है, अब तो ठीक है, इज इट ओके? हाँ, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही थी। शरीर के विभिन्न जोड़ों पर क्या होने लग जाता है? सूजन आने लग जाती है। फाइब्रोनोजिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। लेकिन अगर हम बाकी प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, बाकी कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं, तो याद रखना केराटिन। केराटिन हमारे, याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है बालों की संरचना में किसका योगदान होता है? आपसे पूछा जाएगा नाखून की संरचना में किसका योगदान होता है? किसी जानवर के सींग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन से बनते हैं? किसी जानवर के अगर हम बात करें खुर, जिसको पाव्स बोलते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? ये रेशेदार प्रोटीन होता है जिसको हम केराटिन के नाम से जानते हैं। आजकल खूब आपने ब्यूटी पार्लर्स के बाहर लिखा दिखा होगा कि हमारे यहाँ केराटिन ट्रीटमेंट होता है। तो वो केराटिन ट्रीटमेंट एक प्रकार का प्रोटीन ट्रीटमेंट है। विच मेटल पॉइजनिंग इज द कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस? जल्दी से बताओ सारे के सारे, इनमें से कौन सी धातु की विषाक्तता लिवर सिरोसिस का कारण बनेगी? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। लिवर सिरोसिस के नाम से आप क्या जानते हो? लिवर सिरोसिस क्या होता है?
तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि कॉपर से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। हमारे शरीर में यकृत में एक समस्या हो जाती है यदि किसका एकत्रण हो जाए, ताम्र धातु का एकत्रण कहां पर हो जाता है, द कलेक्शन ऑफ द कॉपर व्हेन टेक्स प्लेस इन द लिवर देन इट कैन बी द कॉज ऑफ द लिवर सिरोसिस प्रॉब्लम। तांबे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, तो याद रखिएगा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी है, तो याद रखेंगे तांबा। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है क्या कि कौन सी धातु है जिसके ऊपर हरे रंग की जंग लगती है, तो हरी जंग वाली धातु है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अच्छा चालक है जिसका प्रयोग हम तारों में करते हैं, तो तारों में प्रयुक्त होने वाली धातु है, ठीक है। कर तो हम चांदी का भी सकते हैं, सबसे उत्तम चालक है, बढ़िया बेस्ट टू बेस्ट, लेकिन महंगी पड़ती है। तो तांबे को, इसके अलावा शरीर में विल्सन रोग का कारण, शरीर में विल्सन रोग का कारण कौन सी धातु होती है, तो याद रखिएगा शरीर में विल्सन रोग कॉपर के कारण होता है। कर ले जाओगे ना आराम से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि मुझे ऐसा लगता हो कि वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया हो और मैंने क्लास में डिस्कस ना किया हो, है ना। कोई बात नहीं, जो नए बच्चे जुड़े हैं एक बार उन सभी से मैं यही कहूंगी, ज्यादा नहीं 15-20 दिन दे दो कॉपी पेन के साथ, आपको साइंस में डर खत्म कर दूंगी, आप खुद ट्राई जरूर करने लग जाओगे, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। बहुत बड़े हम नहीं कह रहे कि हाँ तुम्हें पीएचडी करा देंगे, तुम्हें योद्धा बना देंगे, वनडे एग्जाम की दृष्टि से साइंस का खौफ खत्म कर दूंगी, अटेम्प्ट करने लग जाओगे। क्वेश्चन देखिए, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है, भाई कौन, लार किसके पाचन में, क्वेश्चन पूछ रहा है लार किसके पाचन में मदद करती है, किसके डाइजेशन में, वसा के पाचन में, मंड के पाचन में, ऑप्शंस देखो, वसा, मंड, प्रोटीन या फिर विटामिन, निम्नलिखित में से किसके पाचन में मदद करती है, बताओ सारे के सारे। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में मदद करती है, याद रखिएगा पाचन सिर्फ आमाशय में स्थान नहीं लेता है, ठीक है। चलो तो यहां पर ध्यान से सुनो, क्या कि मैंने क्या बताया कि डाइजेशन सिर्फ आपके पेट में मतलब आमाशय में नहीं होता है, डाइजेशन की शुरुआत तो डायरेक्ट आपके मुंह से हो जाती है। पाचन तंत्र कहां से कहां तक काउंट किया जाता है विज्ञान में, तो याद रखिएगा पाचन तंत्र को हम मुख गुहा से, खाना अंदर गया उसको जहां हमने चबाना शुरू किया वहां से लेके और बड़ी आंत का सबसे आखिरी भाग जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, वहां तक पाचन तंत्र को काउंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन डक्ट, ठीक है। फिलहाल तो याद रखिएगा जब हम भोजन के पाचन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसके पाचन की बात कर रहे होते हैं, तीन चीजों के पाचन की बात कर रहे होते हैं। किस किस के पाचन की, प्रोटीन के पाचन की, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की और इसके अतिरिक्त वसा के पाचन की, ठीक है। याद रखिएगा मुंह में जब हमने खाना डाला और उसको दांतों के द्वारा कुचला गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया ताकि उसका पाचन आसान हो जाए, और उसमें सलाइवा मिक्स कर दी गई, सलाइवा के माध्यम से ही वहां पर शुरुआत हो गई मंड के पाचन की या कार्बोहाइड्रेट के पाचन की, ठीक है। याद रखिएगा, और सलाइवा मिलने के बाद उस भोजन को अब हम क्या कहेंगे, बोलस के नाम से जानते हैं। उसको जैसे ही हम स्वेल करते हैं तो वहां पर कौन सा, जितनी बातें कह रही हूं ध्यान से सुनो, वहां पर जब हमने निगला उसको तो हलक पे कौन सा अंग वहां पर हमारा जो पॉइंट था वो उसे क्या कह सकते हैं हम, तो उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स, वहां से हमने निगला, एपिग्लोटिस ने उसको स्थान दिया, वो अंदर गया, तो एपिग्लोटिस नामक संरचना यहां पर होती है जहां से हम किसी चीज को स्वेल करते हैं तो वो अंदर नीचे भेज देता है। अब पेरिस्टाल्टिक मोशन करते हुए, अब ये पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है, हम सुबह सुबह मंजन करने के लिए पेस्ट में से ब्रश के ऊपर क्या निकालते हैं, मंजन निकालते हैं, तो मंजन खसकना दबा दबा के, वो उस टाइप का पुचक पुचक, हंसना नहीं लेकिन यही होता है। पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या है, किसी हमने कोई पाइप जैसा दिया और हमने कहा इसमें देखो माल भरा हुआ है, तुमने क्या किया, उसे पकड़ के और इस तरीके से देखो ऐसे करके दबाया, ऐसे करके, तो दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मोशन। वो किस मोशन के संग खसक रहा है, अब समझ में आया। तो इसी तरीके से यहां से वो खसक खसक के आमाशय तक आया। अब यहां पे प्रोटीन का पाचन होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, जितनी बातें हमने डिस्कस करी है, क्या हलक में या जिसको ग्रसनी बोलते हैं, हाँ आपसे पूछा जाएगा मुख गुहा के बाद भोजन, मुख गुहा के बाद और आमाशय से पहले भोजन किस स्थान से खसकता है, तो एपिग्लोटिस
स्थान जगह होती है, और ये कहां पे होती है? फेरिंक्स, या जिसको हम बोल देते हैं ग्रसनी में होती है। और उसके बाद आमाशय में भोजन का पाचन होता है, किसका? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन के द्वारा। फिलहाल तो याद रखिएगा मंड पाचन इज द राइट आंसर, या स्टार्च इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोगुलेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड टेक प्लेस। दूध से दही का थक्का बन जाना। द कोगुलेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का जमाव निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बढ़िया तरीके से आंसर दो। दूध से दही का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? रेनिन के कारण, पेप्सिन के कारण, रेजिन के कारण, किसके कारण? बढ़िया तरीके से, वेरी गुड, सारे के सारे बहुत बढ़िया जा रहे हो, शानदार तरीके से। Nobody can stop you. I seriously proud this type of, you can say, enthusiasm and the energy and the dedication about the aim, है ना? तो बहुत सभी का मतलब मैं यही कहूंगी, मेरे लिए तो अभी से सब विनर हो। याद रखिएगा रेनिन इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा यहाँ पे? रेनिन। दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए, दूध से जब दही में परिवर्तित होता है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? क्या ना, इसको हम किण्वन या फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। किण्वन या फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है दूध से दही में परिवर्तन के लिए। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन देखिए, बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, बड़ा इन द सेंस अगर हम बात करें तो वजन की दृष्टि से कौन सा आंतरिक अंग इनमें सबसे भारी होगा? तो जल्दी से बता दो। हृदय, लिवर, या जिसको हम बोलते हैं यकृत, किडनी जिसको वृक्क बोलते हैं। लो भाई, हृदय, यकृत, वृक्क, या जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं माइंड, या जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं माइंड। बढ़िया से आंसर दो सारे के सारे। मानव शरीर का सबसे बड़ा या सबसे भारी आंतरिक अंग 1.5 किलो वेट के साथ। तो याद रखिएगा ये सबसे भारी आंतरिक अंग है, सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक अंग। याद रखिएगा जिसका वजन करीबन 1.5 किलो होता है। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है? सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर। इसके अतिरिक्त ये सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि में भी इसी का काउंट होगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं अवटु ग्रंथि, थायराइड, है ना? तो यहां से आप लिवर के क्वेश्चन करके ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, वसा, मिनरल, या जिसको खनिज बोलते हैं, या विटामिन? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? जल्दी से बताओ सारे के सारे। ऑप्शंस है प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन। इनमें से कौन है जो सबसे अधिक हमको क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट के बाद ऊर्जा। तो याद रखना वसा। फैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ऑल्सो द मेन कॉज टू प्रोवाइड द एनर्जी, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टू गिव द शेप ऑफ द बॉडी। कैसे? याद रखिएगा वसा, वसा का संचय ही हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक, जिनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वसीय ऊतक कहते हैं हिंदी में, उनका जन्म उनको देता है, प्रदान करता है। एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर को सुंदर आकार प्रदान करते हैं। सपोज हमारे शरीर में थोड़ा बहुत फैट होना भी जरूरी है। सपोज तुम हंसो तो तुम्हारे गाल ही ना पता चला पचके हुए तो तुम सुंदर लगोगे? नहीं ना। हम लोगों में अगर हम बात करें स्त्रियों में वक्षस्थल का विकास, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट, तो जिसको बोलते हैं द शेप ऑफ द, यू कैन से द प्रॉपर फेमिनिन बॉडी, वो किसकी वजह से आ पाता है? कूल्हे का विकास होना। कोई बहुत ज्यादा खाता है तो पेट निकल आता है, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो याद रखिएगा ये हमारे शरीर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? वसा से क्या हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी वसा मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, जल्दी से बताओ नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सभी वसाओं का, प्रोटीन का, विटामिन का या सभी कार्बोहाइड्रेट्स का? नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सिंपल सी लैंग्वेज में ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड? जल्दी से आंसर दो बढ़िया तरीके से। याद रखिएगा हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन is the polymer unit of the amino acids, and the amino acids, or you can say amino acids, are the polymer are one type of nitrogenous compound. तो याद रखिएगा प्रोटीन, ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग या किसी कोशिका का अधिकतम भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच विटामिन क्विकली फॉर्म्ड बाय आवर बॉडी? कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा जल्दी बना लिया जाता है? हमारे शरीर द्वारा बहुत शीघ्रता के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बना लिया जाता है? जल्दी से बताओ सारे के सारे। हमारे शरीर द्वारा किस विटामिन का शीघ्र संश्लेषण कर लिया जाता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा बहुत जल्दी बना लिया जाता है? जल्दी से बताओ सारे के सारे। हम लोग सिर्फ यदि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो हमारी त्वचा में उपस्थित मेलानिन से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया करके क्या बना ले जाती हैं? विटामिन डी बना ले जाती हैं। याद रखिएगा विटामिन डी का एक बढ़िया स्रोत माना गया है सूर्य की किरणें या सनरेज को, और याद रखिएगा इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विटामिन डी जो कि एक वसा या कह सकते हो फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। याद रखेंगे ना, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, विटामिन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी वेजिटेरियन फूड? विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन का हिस्सा नहीं है। बढ़िया तरीके से आंसर दो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि वनडे एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, और किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो जिसमें नॉर्मल 9-10th लेवल का कॉमन जीएस आता है तो उसमें अप्लाई होंगे क्वेश्चंस। विटामिन जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी ये ज्यादातर कौन से फलों से मिलता है? कहना जो साइट्रस फल होते हैं। साइट्रस फल क्या होते हैं? जो सिट्रिक एसिड का स्रोत होते हैं, जैसे कि मौसमी हो गया, जैसे कि आपका नींबू हो गया, जैसे कि आंवला हो गया, ये साइट्रस फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखिएगा इसका हमारे शरीर के द्वारा संचय नहीं किया जा सकता, मूत्र के रूप में बाहर हो जाता है। तो याद रखिएगा शरीर में संचय नहीं होता, शरीर में संचय नहीं हो सकता, ठीक है। कौन से विटामिन हमें फिर रेगुलर लेने पड़ते हैं? ऐसे पूछा जाएगा, व्हिच विटामिन्स, which of the following vitamins need to take the regularly from the other sources, outer sources? तो याद रखिएगा need to take regularly, इसको नियमित रूप से लेना पड़ता है, need to take regularly, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? याद रखिएगा इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये हम सभी को पता है। शरीर से ऐसे पूछा जाएगा, मसूड़ों से खून आदि का आना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन की कमी के कारण होता है। क्या याद रखेंगे? विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। विटामिन विच ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, इनमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी है? दिल से यदि कुछ सीखने को मिल रहा हो और दिल से ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ इस कंटेंट, इस क्लास से भले ही 10-15 मिनट जितनी देर भी आप जुड़े हों, यदि कुछ सीखने को मिला तो शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन। मैं सिर्फ एक ही दरख्वास्त करती हूं ताकि आप जैसे और भी सुंदर सुंदर चेहरे इस सेशन का फायदा उठा सके। दूर दराज कोई बैठा बच्चा यदि नोट्स बना लेगा, बिलीव मानो फायदा ही होगा। विटामिन जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कौन सा विटामिन क्रिएट कर सकता है? कौन सा ऐसा विटामिन है? तो विटामिन ए के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है? इसको याद रखना है आपको कि रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। रेटिनॉल इज द अदर नेम ऑफ विटामिन ए। इसकी कमी से आंखों से संबंधित विभिन्न रोग हो जाते हैं, जैसे कि याद रखिएगा रतौंधी नामक रोग, या जिसको हम बोलते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम। ध्यान से सुनो, रतौंधी नामक रोग या जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन है जो मिल्क
स्किमिंग, या ऐसे लिख लो स्किमिंग ऑफ मिल्क, लिखो जितनी बातें बता रहे हैं। स्किमिंग ऑफ मिल्क क्या होता है? दूध में से क्रीम निकाल लेना। द स्किमिंग ऑफ मिल्क, दूध में से क्रीम निकाल लेना, या मार्केट में जो पाउडर वाला दूध होता है वो इसी प्रकार से स्किम्ड मिल्क होता है। आप पैकेट उठा के देखना कभी, आंगनवाड़ी आशा केंद्रों पे जो पाउडर वाला दूध बांटा जाता है उसको प्रॉपरली स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। वो सुपाच्य होता है क्योंकि वो बहुत भारी नहीं होता, उसमें से फैट निकाल लिया जाता है। तो क्रीम निकालने के बाद जो दूध बचता है, आपसे विशेष रूप से पूछा जाता है कि कौन से विटामिन की कमी हो जाती है जब दूध की स्किमिंग कर देते हैं। तो स्किमिंग ऑफ द मिल्क कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ विटामिन ए। लिख लो इस तरीके से, मैं क्या क्या लिखूंगी यहां लिख लो, विटामिन ए की कमी हो जाती है बार बार, या दूध से यदि हमने ज्यादा नहीं 2 बार क्रीम निकाल ली तो। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नीड टू ऐड इन द स्किम्ड मिल्क, कि दूध की स्किमिंग करने के बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन को बाहर से ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो याद रखेंगे विटामिन ए को ऐड करना पड़ता है। वट एवर द थिंग्स आई एम डिस्कसिंग हियर, बिलीव मी, द रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ वन डे एग्जाम। तो विटामिन ए जिसकी कमी से आंखों संबंधित रोग हो जाते हैं, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, दूध की स्किमिंग के दौरान यही विटामिन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी उत्तरदायी है। हाइपरटेंशन इज द टर्म विच रिलेटेड टू, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से एक्चुअली किससे संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप वह शब्द है जो कि संबंधित है किससे, बताओ। उच्च रक्तचाप में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नीचा हो जाता है। इंक्रीज हार्ट बीट, की हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। डिप्रेशन प्रॉब्लम, की तनाव हो गया। तो भाई बताओ हाइपरटेंशन में क्या हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई तुम्हें हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप से ही है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत लो होना भी ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हृदय हमारा यहां पे और हमको पंपिंग ऊपर मस्तिष्क में भी करनी है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना भी जरूरी है ना, बहुत कम होना भी ठीक नहीं है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, मैंने आपको बताया था, दिस इज द सिस्टोलिक एंड दिस इज डायस्टोलिक। ठीक है, तो 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखा हुआ है। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी से बता दो, रेटिनॉल। विटामिन डी की कमी से, भाई बताओ, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम सभी को पता है, छोटे बच्चों में एक रोग बार बार वनडे एग्जाम पूछते आए हैं, रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें छोटे बच्चों के ऐसे पढ़ाया जाता है कि बच्चों के पैरों की हड्डियां धनुषाकार हो जाती हैं। तो हाँ, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो याद रखिए, अगर हड्डियों से संबंधित रोग है और हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, कैल्सीफेरॉल इज द अदर नेम ऑफ विटामिन डी, ऐसे याद रखो, कर ले जाओगे ना। तो विटामिन डी को किस रूप में और किस रूप में जाना जाता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के रूप में भी जाना जाता है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। इनमें से कौन सीएनजी का मुख्य घटक है? बढ़िया तरीके से आंसर दो सारे के सारे। इनमें से कौन सीएनजी का मुख्य घटक है? जल्दी से बताओ, कौन सीएनजी का मुख्य घटक है? तो याद रखिए, मैंने पहले भी बताया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका मुख्य घटक, गाड़ियां जिसकी चलती हैं, याद रखिएगा, इसका मुख्य घटक है जिसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन के खोजकर्ता कौन है? केना बर्थोलेट के द्वारा खोज की गई थी। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अतिरिक्त हमको क्या याद रखना है? याद रखेंगे आप कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्सीमेथेन के रूप में ये जाना माना विस्फोटक है। इसका प्रयोग खनन में किया जाता है, याद रखना। तो खनन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, मीथेन के बहुत सारे, गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस या जिसको हम गोबर गैस कहते हैं, इसके 3 गैसें इसका मुख्य घटक होती हैं। कौन कौन सी? तो एक तरफ याद रखेंगे मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें। तो किण्वन का मुख्य घटक कौन सी गैसें हैं? तो याद रखिए, मुख्य घटक अगर एक चूज करना है तो फिर हम मीथेन को ही प्रायोरिटी देंगे, विच कैन बी यूज्ड एज द एक्सप्लोसिव विद ऑक्सीजन। बढ़िया से बता दो, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से आंसर दो। इनमें से कौन ऑक्सीजन के संग एक जाना माना विस्फोटक पदार्थ है? जल्दी से बताओ सारे के सारे। इनमें से कौन ऑक्सीजन के साथ एक जाना माना विस्फोटक पदार्थ होगा? बढ़िया से आंसर दो। इनमें से कौन
ऑक्सीजन के साथ एक जाना माना विस्फोटक पदार्थ है। देखो अभी हमने आपको बताया था कि मेथेन ऑक्सीजन के संग पहाड़ों में तुड़ाई के लिए खनन के दौरान प्रयोग की जाती है, ठीक है। लेकिन एसिटिलीन का भी आप याद रखिएगा, एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में एक उच्च तापमान वाली ज्वाला वाला एक हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन, जो कि एक क्या है, एल्काइन है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच, ठीक है। याद रखोगे तो हमको क्या याद रखना है कि बाय द वे ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के संग तीव्र ज्वाला उत्पन्न करने वाले ईंधन है और इन दोनों का ही प्रयोग हम विस्फोटक के रूप में कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द नेल पेंट रिमूवर? बताओ सारे के सारे बढ़िया तरीके से। इनमें से किसे नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में क्या क्या जानते हो? वन डे एग्जाम कैसे कैसे इसको पूछ सकते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर सिर्फ नेल पॉलिश को ही रिमूव नहीं करता, नेल पॉलिश रिमूवर ही नेल पॉलिश का क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो चीज जिसमें घुलती है वो एक्चुअली उसी से छुटती है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। तो एक्चुअली जो नेल पेंट्स होते हैं वो घुलते किस में हैं, उनका विलायक भी यही है। अगर घुमा के तोड़ा दिया नेल पॉलिश का विलायक कौन है, तो कहना विलायक भी एसीटोन है। एसीटोन जिसका IUPAC नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसको प्रोपेनोन के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र क्या होता है इसका, CH, याद रखेंगे सूत्र क्या होता है, CH3COCH3, प्रोपेनोन, ठीक है। तो यही नेल पेंट का रिमूवर है, यही विलायक है। सिर्फ नेल पेंट का नहीं, बहुत सारे ऐसे पेंट्स हैं, स्प्रे पेंट लिख लो, ज्यादातर जो स्प्रे पेंट होते हैं जिनका यूज हम दरवाजे पेंट करने के लिए, खिड़कियां पेंट करने के लिए, कार बॉडीज पेंट करने के लिए, डमी होते हैं ना कपड़े पहने हुए पुतले, तो उन डमीज को पेंट करने के लिए स्प्रे पेंट्स का ज्यादातर विलायक होता है जिसको हम एसीटोन कहते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स इसको इंजेक्शन लगाने से पहले हल्का सा रब करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि लोहे की सुई से इंजेक्शन लगाने के बाद तुम्हें टिटनेस ना हो जाए। तो याद रखिएगा एक अच्छा दवा भी है, तो याद रखेंगे क्या, एसीटोन इज द राइट आंसर। तो रबिंग एल्कोहल किसका दूसरा नाम है, रबिंग एल्कोहल आपका किसका दूसरा नाम है, आप सबको पता होना चाहिए। कौन सा छूट गया क्वेश्चन, रबिंग एल्कोहल हमारे एसीटोन का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है, स्मेलिंग एजेंट यूज्ड इन द LPG गैसेज, LPG में गंधकारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दो सारे के सारे। LPG में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गंधकारक के रूप में किया जाता है? बढ़िया से आंसर दो। तो LPG में गंधकारक के रूप में किसका यूज होता है कि गैस रिलीज हो रही, बदबू आ रही, किसकी बदबू आ रही, किसकी महक आ रही? तो याद रखेंगे मैंने आपको बताया था, जैसे एल्कोहल ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे कीटोन ग्रुप होता है, इसी प्रकार से एक ग्रुप होता है जिसको हम मर्केप्टेन ग्रुप कहते हैं, सल्फर और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कि एथेन जैसी गैस में जब मर्केप्टेन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फिर हम उसको इथाइल मर्केप्टेन कहते हैं। तो याद रखेंगे LPG वैसे तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको हम घरेलू स्तर पर, LPG क्या है, LPG के बारे में हम सभी को पता है कि प्रोपेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन ये दोनों LPG के मुख्य घटक हैं। लेकिन किसकी मात्रा अधिक होती है, ब्यूटेन की प्रतिशत मात्रा थोड़ी अधिक होती। मैथ एथप्रोप C3 और H8 और C4H10 ये सूत्र होते हैं प्रोपेन ब्यूटेन के। और इसमें अगर पूछा जाए गंधकारक के रूप में क्या मिलाया जाता है, तो इसका भी सूत्र लिख लो, इथाइल मर्केप्टेन C2, ठीक है, और H5SH। इथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग LPG में गंधकारक के रूप में किया जाता है, जिससे कि अगर ये रिलीज हो तो हमको गंध से ही पता चल जाए। भाई गैस रिलीज होगी तो इतनी रंगीन तो होगी नहीं, तो तुम्हें उड़ती हुई गैस दिखेगी, जो लाल लाल उड़ रही, देखो गैस, उतना रंग तो नहीं। याद रखेगा गंध मिला दी जाती है। और फैक्ट्री स्तर पर भी यदि एक फ्यूअल के रूप में हम मेथेन का यूज करते हैं तो भी गंधकारक मिलाना जरूरी होता है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब? इनमें से कौन प्रयोगशाला में निर्मित क्या है, प्रथम कार्बनिक यौगिक है? बढ़िया से आंसर दो, क्या क्या जानते हो इस क्वेश्चन से संबंधित, आपको क्या क्या बातें मैंने पहले भी बताई हैं, और अगर नहीं आप नए जुड़े हैं तो भी आप क्या क्या पढ़ के आए हैं, ट्राई जरूर करिएगा प्रश्न को।
रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड गिव द आंसर। इनमें से कौन प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है? तो याद रखना 1826 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वोहलर। क्या नाम था? फ्रेडरिच वोहलर। उनके द्वारा सबसे पहले लैब में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया? यूरिया बनाया गया। सबसे पहले तो अगर हमें ऑर्गेनिक शब्द को समझना पड़े तो तुरंत समझो कि क्या होता है। इसका मतलब नेचुरल कंपाउंड, वो सारे यौगिक जो सिर्फ हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते थे, उनको किस इंसान ने सबसे पहले लैब में बनाया? तो यूरिया के बारे में जहां दुनिया सिर्फ यही जानती थी कि भैया जी मानव मूत्र के साथ रिलीज होता है और ये शरीर में ही बन सकता है, इसको कभी लैब में नहीं बना सकते हम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि फॉर्मिक एसिड, चींटी अगर काट के गई, फॉर्मिक एसिड छोड़ के गई, तो इस चींटी के अंदर भगवान ही देंगे फॉर्मिक एसिड, हम कभी लैब में नहीं बना सकते। टमाटर में अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो ये हमेशा इस फल को प्रकृति मां से ही मिलेगा, इसको कभी इंसान नहीं बना पाएगा। एक ऐसी सोच डेवलप हो गई थी और उस सोच को बढ़ावा दिया था बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी ने। ठीक है, जिसमें यह बाकायदा कह दिया गया था औपचारिक तौर पर। तो याद रखेंगे आप कि फ्रेडरिच वोहलर ने किसकी सोच का खंडन किया? 1815 में वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था क्या नाम? बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने जो बात कही अपने जैव रासायनिक सिद्धांत में, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ के आते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, तो जैव रासायनिक सिद्धांत के दौरान बताई हुई बातों का खंडन करते हुए क्या कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को इंसान कभी प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं कर सकता, ये सिर्फ जैव रासायनिक शक्ति के कारण होता है। इन बात का खंडन करते हुए 1826 में फ्रेडरिच वोहलर जैसे वैज्ञानिक ने पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, यूरिया के बारे में इतनी बात हमको पता होना चाहिए। यूरिया क्या सूत्र होता है? कहना NH2CONH2। यूरिया जब जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो इसका जैव अपघटन होता है और ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? कौन सी गैस की दुर्गंध देता है? याद रखेंगे, अमोनिया जैसी गैस की दुर्गंध देता है। तो आंसर यहां पे क्या था? यूरिया। विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बढ़िया से आंसर दो। इनमें से किसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? बढ़िया से आंसर दो। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इनमें से किसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। सूत्र क्या होता है? C2H2। क्या है? एल्काइन है। एल्काइन बोले तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इस तरीके से, तब ये बनता है सूत्र C2H2। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच इसमें त्रिक बंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बनता कैसे है? कहना कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक रसायन या लवण हो सकता है जिसको जलवाष्प की उपस्थिति में, भाई पेटियों में जिसमें कच्चे आम भरे हैं उसमें हमने यदि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करके और जल का छिड़काव कर दिया तो तुरंत उस पेटी में क्या क्या बन जाएगा? C2H2 एसिटिलीन गैस निकलेगी और चूना, ये रिएक्शन होती है। तो याद रखिएगा कि कौन सा रसायन एसिटिलीन उत्पन्न करने में मदद करता है कच्चे आमों की पेटी में। तो याद रखेंगे कौन सा रसायन? कैल्शियम कार्बाइड जैसे कार्बाइड वाले आम आपने आवाज लगाते सुना होगा अक्सर। अब तुम्हारा भाई छोटे शहरों का तो भाई मैं बोलूं पता नहीं, लेकिन कभी दिल्ली की आजादपुर मंडी आओ, खुल्लम खुल्ला बोल देता है ग्राहक को, जे है दाल वाले आम, जे है मसाले वाले आम। बात आई समझ में? तो बाकायदा कार्बाइड वाले आम, कोई ना सिलेक्शन ले लो, फिर हम ही तुम्हें दिल्ली घुमा देंगे। ठीक, बढ़िया से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन विच इज यूज टू मेक द सिगरेट लाइटर। हाइड्रोकार्बन विच इज यूज टू मेक द सिगरेट लाइटर, इनमें से किसका प्रयोग सिगरेट लाइटर के रूप में किया जाता है? बढ़िया से आंसर दो सारे के सारे। तो किसका प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर के रूप में? याद रखिएगा ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर्स में। किसका? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑक्टेन, ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बढ़िया से आंसर दो। तो ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ। ऑक्टेन, इधर देखो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, यही तो गिनती लिखवाई। ऑक्टेन कार्बन कितने होंगे? 8। कितने कार्बन होंगे? 8। ठीक है, अच्छा
जब मैंने बताया था ऑक्टेन, एथेन, मेथेन, जब एल्केन का उच्चारण निकले तो तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे CnH2n + 2। ठीक है, CnH2n + 2। तो ध्यान से सुनो, जब इन्होंने ऑक्टेन बोला है तो इसका मतलब कार्बन की स्मॉल n की जगह 8 रखना है, यहां पर रख दो, n की जगह 8 रखा तो कितने हाइड्रोजन परमाणु निकल के आएंगे? C8, 8 दूनी 16 + 2 कितने आया? 18। तो 18 हाइड्रोजन परमाणु निकल के आएंगे। कर ले जाओगे ना? तो ऑक्टेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं याद रखिएगा। इसका तो आंसर 18 है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आवाज कम करे गाड़ी, ध्वनि प्रदूषण कम हो, तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड या जिसको हम बोलते हैं अपस्फोटन रोधी यौगिक, क्या बोलते हैं? अपस्फोटन रोधी। इसके रूप में क्या मिलाया जाता है? तो अपस्फोटन रोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेट्राइथाइल लेड का यूज होता है। किसका यूज होता है? टेट्राइथाइल लेड, TEL। इस तरीके से शॉर्ट में लर्न कर लीजिएगा। टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। हु हैज गिवन द वाइटल फोर्स थ्योरी? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव रासायनिक सिद्धांत दिया गया? जल्दी से बताओ। तो जैव रासायनिक सिद्धांत किसकी देन है? अभी हमने इसको डिस्कस किया था। 1815 में वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्हीं के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी ऑफिशियली दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कवर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। प्रयोगशाला में कभी भी हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमेशा ईश्वर द्वारा किसी जीवधारी या किसी फल फूल को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिसका खंडन किसके द्वारा किया गया? यूरिया की डिस्कवरी के साथ फ्रेडरिच वोहलर द्वारा। विच इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। इनमें से किसे कपड़ों की सूखी धुलाई में प्रयोग करते हैं? द रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ वन डे एग्जाम। इनमें से किसे कपड़ों की सूखी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग होता है ड्राई क्लीनिंग में? किसका प्रयोग होता है? याद रखिएगा, बेंजीन का प्रयोग होता है। बेंजीन का तो प्रयोग होता ही होता है, साथ में पेट्रोल का भी यूज होता है। लिखो कॉपी में। अगर तुमसे पूछें कि इनमें से किसका यूज होता है, एक तरफ दे दी बेंजीन, फिर दे दिया पेट्रोल और नीचे दे दिया थोड़ा सा एसीटोन और चौथा दे दिया ऑल अबव, तो फिर वहां खाली बेंजीन मत टिक करके आना, पेट्रोल का भी यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का भी यूज होता है और अल्प मात्रा में एसीटोन भी यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना बेंजीन जिसका सूत्र क्या है? C6H6, इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका यूज किया जाता है किसके उसमें ड्राई क्लीनिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, एक जाना माना विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वुड स्प्रिट? इनमें से किसे हम वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिएगा, एल्कोहल का एक रूप जिसको हम मिथाइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, जिसका क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है कि ये कच्ची अथवा जहरीली शराब का मुख्य घटक है। कच्ची अथवा जहरीली शराब का मुख्य घटक। अब कच्ची और जहरीली शराब ये क्या होता है? हम सभी को एक क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस में पढ़ाया गया है या हमने पढ़ा होगा कि शराब किण्वन से बनती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी भट्टी पर शराब बनती है और शराब कच्ची रह गई, इस वजह से लोग मर गए। कच्ची शराब क्या होता है? देखिए, जब पूर्ण रूप से किण्वन हो जाता है अल्कोहल का तो बनता है इथाइल अल्कोहल, वो तो दारू है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से किण्वन नहीं हो पाया, अपूर्ण इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन रह गया, तो बन के रह जाता है मिथाइल अल्कोहल, और वो कच्ची अथवा जहरीली शराब है। ये बात मैं इस टाइम और इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगी, बच्चा हाथ जोड़कर आप सभी से विनती कह लो, आपके माँ बाप के खातिर या कह लो आपके परिवार के खातिर, बहुत छोटा सा परिवार, आप सभी दुआ की कामना करता है। माफी चाहूंगी, लेकिन ये कटु सत्य है कि होली का एक बहुत ही ड्रॉबैक है, खासकर यूपी के बहुत सारे शहरों में। मेरी बात समझ में आ रही कि बिना, क्या मैं बोलूं लाइव क्लास में, बिना दारू के होली नहीं होती। तो आप बहुत सारे घरों के चिराग हो, आप बहुत सारे अपने माँ बाप, जो आप कहते नहीं, माँ बाप बड़ा गर्व से कहते हैं मेरा लड़का। मेरी बात समझ में आ रही? तो यदि कोई भी ऐसा काम, क्योंकि देखो इस टाइम में सबसे ज्यादा बिक्री होती है, रद्दी से रद्दी दारू भी बिक जाती, बढ़िया भाव। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप इस चीज को समझिएगा कि
क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। माँ बाप और टीचर्स का काम सिर्फ ये होता है कि बेटा देखो जे दूध है जे जहर है, अब ये तुम पे निर्भर करता तुम्हें पीना क्या है। हो सकता है मेरे शब्द बहुत सारे लोगों को कटु लग रहा है, लेकिन बिलीव मानो कि एक तरफ जब पड़ोस के घर में खुशियों की आवाजें आ रही होती हैं, लोग हंसी गुलाल लगा रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब लग रहा होता है, कड़वी सच्चाई है कि पड़ोस के घर में लड़ाई हो रही, क्यों? क्योंकि लल्ला पी के आए हैं होली वाले दिन। तो ऐसा लगता है कि ये कैसा एंजॉयमेंट है। हो सकता है मेरे मुंह से ये बातें अचानक से आप लोग सोच रहे हो, अचानक से एक टीचर होने के नाते ये बातें कहां से आने लगी। अरे समाज की सच्चाई है, हम लोग अगर खुल के नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे तो कौन खोलेगा। तो अगर मेरे शब्दों में कड़वापन लगा हो तो मैं माफी चाहूंगी हाथ जोड़ के, लेकिन एक मेरा अगर दिल से मुझे माना है इतना भी, एग्जामपुर के किसी भी टीचर को, तो इस चीज को अपनी जिंदगी से दूर करके देखिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान होंगे। और पहली बात तो मैं मानती हूं कि आप में से सारे के सारे ऐसा कोई भी नहीं है जो इन चीजों में कभी भी लिप्त रहा हो या कभी हो, अब होगा भी। Stay away. You are the gemstone. Not only for me, for all the teachers, for your parents too. You are very loving faces. तो सोसाइटी में देखो 100 में 90 लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें जहर की ओर इशारा ज्यादा करेंगे, अमृत पिलाने वाले बहुत कम मिलेंगे। सो फिलहाल बाकी तुम खुद ही समझदार हो मैं क्या कहना चाह रही थी, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।